हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप लोगों को। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपने हिंदी का एग्ज़ाम दे लिया है तो इस वीडियो में आप अपने आंसर्स को मैच करा लें। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो दिए गए टिप्स को बड़ी ध्यान से सुने, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब आप लोगों का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं। आप हमारे दिए गए आंसर्स पर पूरा भरोसा करके आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। तो अगर आप इनका लेखक का परिचय वाला पार्ट पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये जो विद्यालय आपका दिया हुआ है नागपुर विश्वविद्यालय से, यहाँ पर इन्होंने यहीं से एमए उत्तीर्ण किया था। दूसरा प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार है, ये किसकी रचना है। तो आप जब आप पढ़िएगा गजानन माधव मुक्ति बोध के लेखक परिचय को, आपने गौर किया होगा कि ये लगातार जो प्रश्न दिया है एक ही चैप्टर से उठाकर लगातार दे दिया। ये अगर गजानन माधव मुक्ति बोध का जो ये प्रश्न है, इसका भी उत्तर उसी लेखक के परिचय से है, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं और अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इन विषयों पर गौर कीजिएगा। ये जो ट्रिक्स हैं आपके लिए, आप जब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो राइटर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है। फटा सूथना पहने हरचरना। आप जब जय जय कौन कराता है अधिनायक जब कविता पढ़ते हैं तो फटा सूथना का चर्चा किया गया था हरचरना के लिए। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल की है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जब कवि परिचय आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यह कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल की है। पांचवा प्रश्न है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बाहर। यह कविता की जो लाइन है, यह पंक्ति जो है, ये किस कविता से है। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसमें पूछा जाता है बिटिया से कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, वहीं पर इसकी चर्चा किया गया है। छठा प्रश्न भी उसी कविता से है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। तो जब आप लेखक का परिचय पढ़िएगा तो यही कविता संकलन है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। इसी कविता से संकलित यह कविता है प्यारे नन्हे बेटे को। सातवां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इनके कवि लेखक परिचय में जाकर आप देखिएगा तो 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो ये भी अगर आप पढ़िएगा लेखक परिचय में ही तो आपको मिलेगा कि इतालवी भाषा में किया गया है। एक और पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें इस प्रश्न की चर्चा मैंने की थी। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो ये आसान प्रश्न है, स्वाधीनता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार में सभी लोग स्वाधीनता सेनानी ही थे और उन्हीं से प्रेरित होकर भगत सिंह भी स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे। 10वां प्रश्न है, आत्महत्या घृणित अपराध है, यह पूर्ण कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे भगत सिंह के विषय में ना, तो ये भी प्रश्न उसी पाठ का है। भगत सिंह का ये कथन है। मिलनसार शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कि मिलनसार में, तो मिलन इसका मूल शब्द हो गया, तो सार यहाँ पर प्रत्यय हो गया, तो डी आपका सही उत्तर होगा। निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो भय इसका मूल शब्द है, तो निर यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ये ए। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है। तो सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम का शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगे, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर जो कोई शब्द है ये एक सर्वनाम है जो कि आदमी के पहले आकर इसकी विशेषता बताने लगा, जैसे यह व्यक्ति, वह व्यक्ति,
ऐसा कि होता है ना, कोई आदमी, इसमें कोई सर्वनाम है और ये सर्वनामिक विशेषण का यहाँ कार्य कर रहा है। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो घर से बाहर आया, तो आपादान से जब दूरी का बोध कराता है, जैसे अंग्रेजी में आप फ्रॉम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, तो ये आपादान कारक का उदाहरण है। 15 नंबर प्रश्न है, सोना जो कि धातु है, शब्द कौन लिंग है? तो सोना महंगा है, सोना महंगी है नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं सोना महंगा है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो तोता जब हम किसी को बोलते हैं तो पूरे तोता जाति का बोध हो जाता है ना, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो सत्य धन आग्रह, इसको हम तोड़ेंगे तो निकलता है सत्य धन आग्रह, विग्रह करने पर, संधि विग्रह करने पर यही प्राप्त होगा। अगला हमारा प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का पूरा वर्ग जो होता है यह कंठ से उच्चारण होता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो महाधन उत्सव, जो उत्सव महा होता है, विशाल होता है, उसको महोत्सव कहते हैं। कई बार संधि विच्छेद करने के लिए ना, अगर शब्द के अर्थ को अगर आप समझ लेते हैं ना, तो संधि विच्छेद आसानी से आप कर सकते हैं। साइंस वाले लोग ध्यान देंगे, कार्य करेगा आपका। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बात बनाना के लिए यहाँ पर सही मुहावरा का अर्थ है बहाना बनाना। जब कोई बात बनाने लगता है तो हम कहते हैं बहुत बात बनाने में माहिर है, मतलब कि वो अपने कमियों को छुपाने के लिए अलग अलग शब्द और वाक्यों का प्रयोग करेगा। 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो 20 किलो चावल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है और इसका परिमाण बताया जा रहा है यहाँ पर 20 किलो, तो नाप तौल सूचक वाला परिमाण का बोध कराता है, इसीलिए परिमाण बोधक विशेषण होगा। राम सोता है कौन क्रिया है? इसमें प्रश्न है कि राम सोता है, इसमें आपको क्रिया बताना है कि जो सोना क्रिया है यहाँ पर ये कौन क्रिया है? तो सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक आप लोग समझ ही रहे हैं। जो एक कर्म लेता है अर्थात ऑब्जेक्ट लेता है वो सकर्मक होता है, इंग्लिश में ट्रांजिटिव कहते हैं। जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता वो अकर्मक होता है, इनट्रांजिटिव कहते हैं। और अपने बाद जो दो कर्म यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स ले उसको द्विकर्मक कहते हैं। तो इसमें सोना जो क्रिया है, तो सोना के बाद किसी भी कर्म का प्रयोग अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के पहचानने की अपनी कुछ प्रक्रिया होती है। क्या और किसे का प्रश्न पूछेंगे, अगर उत्तर अगर आपको प्राप्त हो जाए तो समझ जाइए कि सकर्मक है, उत्तर अगर प्राप्त ना हो तो अकर्मक है। राम सोता है लेकिन किस चीज़, क्या सोता है, किसको सोता है, ये प्रश्न तैयार नहीं होगा, इसका मतलब यह अकर्मक है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? इस प्रश्न को अगर आपको पढ़कर काल का उदाहरण देना है तो अगर वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट जो इंग्लिश का होता है दरअसल वो हिंदी में आकर भूतकाल का स्वरूप धारण कर लेता है, इसीलिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी ये भूतकाल है। इन चारों में से अव्यय बताना है कि कौन है। अव्यय किसे कहते हैं पहले ये आपको जानना होगा। अव्यय वह शब्द होता है जिस पर किसी लिंग का, कारक का, वचन का अगर कोई असर न पड़ता है, अर्थात वह कभी परिवर्तित नहीं होता, वह शब्द हमेशा अपरिवर्तित होता है, तो उसको हम अव्यय कहते हैं। इसमें मौसम, वह और आप ये तीनों अपना लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन बल्कि जो शब्द है ये कभी परिवर्तित नहीं होगा, यह हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, इसीलिए यह एक अव्यय है। अगला है उपस्थिति शब्द में उपसर्ग आपको बनाना है। तो स्थिति जो इसमें लिखा हुआ है स्थिति, यह इसका मूल शब्द है, तो उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा उपस्थिति अर्थात उपस्थिति। शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इस शब्द में, शक्ति में जो शक है, शक यह मूल शब्द है और जो ती बच गया यही इसका प्रत्यय है। अजय शब्द का विशेषण क्या होगा? अजय, तो अजय का विशेषण हो जाएगा अजीत, जिसको जीता ना जा सके। दो पदों का योग किसमें होता है? तो आप समास में पढ़े होंगे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो पदों के मेल को समास कहते हैं।
विद्यासागर शब्द कौन समास है? तो विद्या का सागर, तो का जो यहाँ पर आ गया ना, कारक के विभक्ति का चिन्ह, ये बता दिया कि यह तत्पुरुष समास है। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अर्थात अग्नि एक तत्सम शब्द है जो कि डायरेक्ट संस्कृत से ओरिजिनेटेड है, और अब हम अपने आम बोलचाल में अग्नि को आग कहते हैं, तो अब जो अग्नि आग बन गया इसी को तद्भव रूप कहेंगे। तत्सम और तद्भव काफ़ी अधिक पूछेगा विद्यार्थी, आप लोग साइंस वाले हैं तो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तत्सम और तद्भव अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनी धरे। जब आप यह 31वां प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर आपने कविता पढ़ी होगी, छप्पे कविता नाभा दास का लिखा हुआ, तो इस पंक्ति से आपकी मुलाकात हुई होगी। इसका सही जवाब है छप्पे। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो आपको हम बता दें, शिवराज भूषण का जब आप कवि परिचय पढ़िएगा तो उसमें लिखा था 384 छंद और 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है शिवराज भूषण में। तो 105 यहाँ पर सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रश्न सेट करने वाले ने कितनी गहराई से प्रश्न उठाया है। संभवतः इसका कारण यह है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उनको सेट करने हैं, इस वजह से बुक में जहाँ से भी पॉसिबल हुआ है उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं। चिंतामणि त्रिपाठी और मत्तीराम, ये दोनों लिखा हुआ है कि भूषण के कौन थे। ये 33वां नंबर प्रश्न है। तो हम आपको बता दें कि चिंतामणि त्रिपाठी, मत्तीराम, ये दोनों भूषण के भाई थे। एक और भाई थे, इनके 3 भाई थे भूषण के, तो ये दोनों भी भाई के रूप में हैं और ये दोनों प्रसिद्ध कवि बने। और तीसरे जो भाई थे वो उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाए, हालांकि तीनों भाई कवि हैं। तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की के बारे में जब आप पढ़िएगा इनका परिचय, तो आपको मिलेगा तितली उपन्यास। अगला भी देखिए जयशंकर प्रसाद का ही है कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का जब आप परिचय पढ़िएगा तो शंभू रतन इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? पुत्र वियोग वाले कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान का जो परिचय उसमें लिखा हुआ है क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। इन दोनों ने साथ साथ पढ़ाई किया था। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन हैं? ये 37वां प्रश्न है कि गुलामी का नशा जो नाटक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने ही गुलामी का नशा नामक नाटक का रचना किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान वाले परिचय में ही लिखा हुआ है। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान ही ये लाइन लिखती है पुत्र वियोग में। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का 4 प्रश्न आ गया। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? 39 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप शमशेर बहादुर सिंह का परिचय पढ़िएगा तो टूटी हुई बिखरी हुई, यह रचना इनकी है। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमारा प्रश्न आ गया 41। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो जो वाक्य किसी ऐसे कंजंक्शन से जुड़ा हो जिनमें कि 2 स्वतंत्र वाक्य हों, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं और ने आकर दोनों को जोड़ रखा है, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जो एक जो उपवाक्य होगा दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट या अर्थात आश्रित होगा। और सरल वाक्य उसे कहते हैं जो कि 2 वाक्य जुड़े न रहो बल्कि वो अकेले हो। इंग्लिश में भी इसको कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस कहकर हम लोग क्लॉज में पढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इन चारों वाक्यों को पढ़ने पर मुझे ऐसा लगा कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। खेद शब्द का प्रयोग ही यहाँ पर गलत है, यहाँ पर दुख शब्द का प्रयोग होना चाहिए था।
खेद छोटी मोटी बातों के लिए हम व्यक्त कर सकते हैं, शास्त्री जी की मृत्यु के लिए नहीं। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो लगभग आप सभी लोग भिज्ञ होंगे उत्तर से, शंकर। दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? सभी भिज्ञ होंगे, स्वच्छ इसका उत्तर है। जो नया नया आया हुआ हो तो उसे हम नवागंतुक कहते हैं। जब शिशु हमारे घर में पैदा होता है उसको भी नवागंतुक कहते हैं। घर का ना घाट का, ये कब कहते हैं? जब हम कहीं का नहीं रहते, तो इसका सही उत्तर होगा यही। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप अगर आपको बताना होगा तो हलवाइन होगा। हलवाइन हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, लेकिन हलवाइन इसका शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये कौन सर्वनाम है? तो सिंपल सी बात है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो पदबंध जब आप पढ़िएगा तो काम में लगा हुआ ये क्रिया है, तो इसको हम क्रिया पदबंध कहेंगे। पदबंध को विशेष रूप से आपको पढ़ना होगा। यथासंभव कौन शब्द कौन समास है? तो जो शब्द अव्यय का काम करता है, अर्थात एडवर्ब का काम करता है, इंग्लिश के मुताबिक क्रिया की विशेषता बताता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 1911 का दो को दे दिया है, 4 दिसंबर भी और 7 मार्च भी। तो सोचिए आपसे कितना मेहनत करवा रहा है, आपको तारीख भी याद करनी होगी। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो जब हम यह कविता पढ़ रहे थे कड़बक, तो दर्पण से एक अपनी आंख की तुलना करते हैं। निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? इन चारों कृतियों में आपको ये बताना है कि जायसी का कौन नहीं है। तो भक्तमाल जो है ना, ये नाभादास का है ना, ये जायसी का नहीं है। राधा रसकेली किसकी रचना है? तो सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं, तो राधा रसकेली की रचना भी इन्होंने ही किया है। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? तो जब आप पढ़िएगा सूरदास का कवि परिचय, तो उसमें यह लाइन लिखा हुआ है कि सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो यह भी परिचय में पढ़िएगा, तो नरहरि दास हैं। निम्न में से कौन तुलसीदास की रचना तुलसीदास की है? तो आप पढ़िएगा तो दोहावली जो रचना है ना, ये तुलसीदास की रचना है। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो अगर आप कवि परिचय पढ़िएगा इनका, तो आपको यह भी प्राप्त होगा कि 44 छंदों की यह रचना है हनुमान बाहुक। रामचरितमानस क्या है? तो ये महाकाव्य है विद्यार्थी। छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? 60 नंबर प्रश्न है। तो प्रथम छप्पे में कबीर के बारे में जो इन्होंने बताया है, तो सबके हित की बात कबीर ही कहते हैं प्रथम छप्पे में। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? सोचिए कितनी गहराई से प्रश्न निकाला है। कब लेखक परिचय में लिखा हुआ था, पहले ही पाठ में व्यापारी हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो यह आसान प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो जब लड़की गिर जाती है, वह उसे बचाता है, तो वो उससे पूछता है कि तेरे घर कहाँ है? तो बताती है कि मेरे घर कहाँ? मंगरे में है, मंगरे में। तो वो पूछती है तेरे घर कहाँ है? तो लहना सिंह बताता है कि मांझे में है। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? ये तो आसान है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था विद्यार्थी। ये देखिए जयप्रकाश नारायण का ही ये दोनों प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न अगला उसी पाठ का है कि दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सर्वोदय विचार का है। ये हमने जब पाठ पढ़ा था तो इसकी चर्चा की थी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था विद्यार्थी रवि सिंह। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? चारों में से ये जो उर्वशी जो रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर का है।
अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो पुरुष ने ऐसा किया। पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा पुरुषों पर आश्रित माना गया। नारी तो हमहु करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह अर्धनारीश्वर में यह पंक्ति लिखा गया है जी, पढ़ाते समय हमने आपको बताया भी था। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? ये जगदीश चंद्र का जब आप पढ़िएगा लेखक परिचय तो आपको प्राप्त होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए उत्तीर्ण किया। ओ मेरे सपने, ये शीर्षक जो एकांकी है ये किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर का ही, ये देखिए एक ही पाठ का चल रहा है, जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा का। लगातार एक ही पाठ से 2-3 प्रश्न लगातार पूछा हुआ है। फिर देखिए उसी का है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? विशाल वीटप के तने पर आघात किया, पेड़ गिर पड़ा, उसके सैनिक टूट पड़े और जंगलों को तहस नहस कर दिया। दक्षिण बिहार के गया जिले के किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो ये भी ओ सदा नीरा पाठ में हम लोग पढ़े थे, भूइया जाति के लोगों को लाया गया था। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? ये जो पाठ है इसमें राजकुमार शुक्ल न लिखकर यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि राजकुमार शुक्ल तो दूसरे व्यक्ति हैं, इनकी मृत्यु तो 19वीं सदी में ही हो गई थी। तो 20वीं सदी में विनोद कुमार शुक्ल की मृत्यु हुई थी 1937 के आसपास। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश ने ही वो लिखा था एक पाठ, इनका परिचय अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पर मिलेगा, जंडी वाली गली अमृतसर। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो कुंती बिश्नी की पड़ोसन है ना, जो बैठकर बिश्नी से बातें करती है। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा इनका पीएचडी का विषय था। ये भी आप नामवर सिंह के लेखक परिचय में पा सकते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये भी लेखक के परिचय में ही आपको प्राप्त होगा कि वाद विवाद जो संवाद है ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर परिसीमित लगा क्योंकि ये जो सुरसागर है ना, ये गीति काव्य है विद्यार्थी। विंध्याचल शब्द कौन संज्ञा है? तो ये तो नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंह शब्द कौन सा लिंग है? तुम्हारा मुंह फूल गया है, तुम्हारा मुंह सूज गया है, तुम्हारा मुंह खराब है, ये पुल्लिंग है। शैया शब्द क्या है? तो शैया तत्सम है ना विद्यार्थी, क्योंकि ये डायरेक्ट संस्कृत से ओरिजिनेटेड है और इसके तद्भव में हम बिस्तर भी शैया को कहते हैं, बिछावन भी कहते हैं, और भी कुछ शब्दों का प्रयोग हो सकता है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लक्ष्मी चंचला होती है, चंचल को स्त्रीलिंग में चंचला कहते हैं। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? संबोधन जिसको हम संबोधित करते हैं, तो इन चारों में हम क्या बोलकर किसी को संबोधित करते हैं? अरे इधर आओ, अरे संबोधन का कारक है। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, ये किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता तो है नहीं, कर्म कारक है यहाँ पर, तो इसमें सावित्री को कर्म कारक हो जाएगा। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? तो ये पद की परिभाषा है विद्यार्थी, कि शब्द जब वाक्य में आ जाते हैं तो पद कहलाते हैं। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो चारों में से ये पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, पानी तो स्वयं द्रव्य दिखा रहा है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं विद्यार्थी? तो यह, वह, तुम, आप, क्या, ये कुल मिलाकर आपको जानकारी होना चाहिए। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। ये हिंदी का भेद नहीं है, याद रखिएगा, हिंदी में सर्वनाम के शब्द हैं 11। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? वैसे तो विद्यार्थी कौन को देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, लेकिन जो को जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है इसमें, इसलिए हम इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता के
रचनाकार कौन है? तो ये तो आसान है, ज्ञानेंद्र पति साहब है ना। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ए बी सी तीनों को देखिएगा तो 1995 से पहले ही इन तीनों का देहांत हो गया था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ही हैं जिनके देहांत का चर्चा, मतलब ये जीवित हैं अभी, तो इनको 1995 में परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। मैं श्योर नहीं हूँ कि जीवित है, लेकिन भगवान करे इनकी आयु लंबी हो, लेकिन लेखक परिचय में इनका जन्म लिखा हुआ था। और नीचे जूठन भी आ गया, तो समझिए कि वो भी जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन का ही वो प्रश्न है। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? लेखक के पिताजी ने छीनकर फेंक दी थी। 1970 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो एक इनकी कहानी है विद्यार्थी, गाई डी मोपासा की एक कहानी है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, आपके पाठ के लास्ट में जो 3 पाठ दिए हुए हैं ना, उनमें से एक कहानी है गाई डी मोपासा। तो इनकी 300 कहानी, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तक और केवल एक कविता इनकी प्रकाशित हुई है 1970 से 90 के बीच में। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो आप जब रस्सी का टुकड़ा पाठ पढ़िएगा जो आपके पुस्तक के अंत में दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है कि 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात हैं। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी है? तो अंतिम पाठ जो पेशगी है ना विद्यार्थी, उसमें लिखा गया है कारमेन एक नौकरानी है, वो पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी। ज का उच्चारण स्थान तो च झ का उच्चारण स्थान तालु होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की जब आप परिभाषा पढ़िएगा, तो जिस व्यंजन को पढ़ने में मुख के 2 भागों का स्पर्श हो तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये पूरे वर्ग के व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें 2 अपने मुख के अंगों का प्रयोग करना होता है, इसलिए यहाँ पर मुख के 2 भागों का प्रयोग होता है। यह स्पर्श व्यंजन है। निरोग शब्द क्या है? तो निधन रोग, जो बिना रोग का हो। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तत्कालिक होता है, शशि होता है, तलावेशा, हिंदू में ये बड़ी वाली होगा दू, और तत्व यहाँ पर शुद्ध शब्द है। ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। थोड़ा सा गौर कर ले, आपका निबंध आया हुआ है पर्यावरण आत्मनिर्भर स्वतंत्रता दिवस। ये सबसे आसान है जिस पर आप लिख सकते हैं। किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को करनी थी। तो यहाँ पर ये सबसे आसान जो था, घर वर देखकर ही क्या करना, कुंती, ये मैंने आपको गेस में भी दिया था, ये सबसे आसान है। प्रतिभट कटक कटीले केति काटी काटी, कलिका से किलकी कलेउ देती काल को, कलेउ देती काल को। ये आपका भूषण का कविता का अंतिम लाइन है विद्यार्थी। इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है और ये दोनों आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। ये तुमुल कोलाहल कलह में का लाइन है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा आसान थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। प्रधानाचार्य के पास आवेदन लिखना था और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र का अनुरोध करना था, सबसे आसान तो वही था। और बहन के पास पत्र लिखना है, राखी नहीं भेजने पर शिकायत करनी है, नाराज़गी प्रकट करनी है। दोनों आसान है, कोई लिख लिए होंगे आप लोग। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो दोनों दुश्मन देश के सिपाही हैं और एक दूसरे के दुश्मन देश से बिलोंग करते हैं, तो दोनों अपने अपने देश की रक्षा करने के लिए एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। बातचीत शीर्षक पाठ में 2 बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण हमने आपको पढ़ाया था। 2 बुढ़ियाँ जब बात करने बैठती हैं तो उन लोगों की विषय वस्तु संभवतः अपने बहुओं की शिकायत पर ही टिकी रहती है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो जयप्रकाश नारायण ने बताया है कि सरकार की गलत नीतियाँ ही भ्रष्टाचार की जड़ है। ये तो आपका लिखा हुआ था, उस गेस्ट में भी आया हुआ था। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अर्धनारीश्वर का ये प्रश्न है कि पुरुष जहाँ जहाँ कर्म क्षेत्र मानते हैं वहाँ नारियों का भी होना चाहिए, दोनों को समान हक मिलना चाहिए। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? तो रोज़ शीर्षक कहानी में हमने पढ़ा था, बड़ा नीरस था सब कुछ, ये भी आसान है। नाभादास ने छप्पे में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो नाभादास ने दोनों छप्पे में 2 अलग अलग कवियों की विशेषता बतानी है। तो कबीर वाला प्रथम जो छप्पे आप लोग पढ़े थे उसमें आप लोग व्याख्या अच्छे से सुने होंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग बता दिए होंगे। भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? तो बहुत सारी चीज़ों से की है।
प्रथम जो पद है उसमें शिवाजी की बखान में, ये मैंने गेस में भी आपको दिया हुआ था। हृदय की बात का क्या कार्य है, ये भी तुमुल कोलाहल कलह में का प्रश्न है, बहुत आसान है। नील जल किसकी गौर देह हिल रही हो, उषा शीर्षक कविता में ये जब सूर्य निकलने लगता है तो आसमान जो नीला होता है तो निकलती हुई सूर्य की किरणें ऐसा प्रतीत होती है कि नीले जल में स्नान के पश्चात गोरी देह जो कि झिलमिला रही है, किसी युवती का गोरा देह की तरह, गोरे बदन की तरह वो सूर्य की किरणें नीले आकाश से निकलती है। यही आपको बताना था। समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है, ये तो गेस्ट पेपर में भी था कि शोषक वर्ग से लड़ाई चल रही है। बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। ये शिक्षा में इसकी चर्चा की गई थी कि स्वतंत्रता में आप रहिएगा तो ही आप परिवर्तन के बारे में सोचिएगा। बहुत ही शिक्षा को बहुत ही विशेष तरीके से निबंध में जे कृष्णमूर्ति ने सजाया है। डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है। हंसते हुए मेरा अकेलापन में जो डायरी है, मलयज ने अपने प्रतिदिनचर्या का वर्णन किया है। तो जो भी अंश उसमें दिए हैं मलयज की, उसमें गहरी संवेदना है, इसकी चर्चा करनी थी। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के किन 2 सिखों का उल्लेख लेखक ने किया है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने चंपारण में गांधी जी का जो दौरा हुआ था, उन्होंने जो कार्य किया था शिक्षा के लिए, लोगों के भय को दूर करने के लिए, इन दोनों का उल्लेख आपको करना था। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, तो ये बस इसका सारांश आप लिख दीजिएगा, ये पूरा हो जाएगा। पुत्र वियोग कविता में पुत्र को छैना कहने का क्या भाव छुपा है, अगर आप इसका सारांश भी लिख दिए तो उत्तर आपका स्पष्ट हो जाएगा। भूषण के विषय में बताना है कि रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं और वे अन्य रीतिकालीन कवियों से विशिष्ट कैसे हैं। तो आपको 3 ही का उत्तर देना है, तो ऊपर से 3 आसान आपको मिल चुका है, तो हार्ड आप छोड़ दिए होंगे। अवतरण का संक्षेपण करना था, बस पढ़ना है, 1/3 कर देना है। आई होप आपने किया होगा। और देखिए यहाँ पर भी एक और अवतरण दिया है, दोनों में से किसी एक का करना था। इस प्रकार से आपने पूरी तरीके से सब कुछ आपने फिनिश कर लिया। अगर आप बहुत बढ़िया से लिखे होंगे विद्यार्थी, तो 100 अंक का काम आप कर चुके हैं। अगर आप 100 नहीं लाए तो 90 तो आप लोग आसानी से टच कर सकते हैं। चलिए, आपको अगले पेपर की शुभकामनाएं। और अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके हिंदी के पेपर के लिए और इंग्लिश के पेपर के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे।